स्वागत दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी को देंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी के बिहार के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई है दोस्तों, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन की एकजुटता को देखकर रोते हुए एनडीए गठबंधन और गोदी मीडिया के लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बताएंगे कैसे राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी शासित राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके से झंडा गाड़ा और एक तरफा जीत हासिल किया। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह को लेटर लिखा है समाजवादी पार्टी ने। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों, और बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के साथ में बताएंगे क्या बीजेपी को भी लगने वाला है बड़ा झटका दोस्तों, और आखिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी को अपनी पार्टी के अंदर अपने बेटे को क्यों हटाना पड़ा है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों, और क्या AIMIM इंडिया गठबंधन में ज्वाइन करने वाली है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार का है आज का नहीं चाहिए एनडीए गठबंधन सरकार और भाजपा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की दोस्तों, जहां पर कल और परसों 2 दिन प्रियंका गांधी बिहार में राहुल गांधी के साथ में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने वाली है। दोस्तों उससे पहले वोटर अधिकार यात्रा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के अंदर किसी भी तरीके के फूट और आपसी मतभेद का जो एक छोटा मोटा भी एग्जाम्पल दिखाया जाता दोस्तों, वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। जो खबर सामने आई है उसमें राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ मुस्कुराते, गले लगते और इंडिया गठबंधन को जिताने और बिहार को जिताने का संकल्प लेते दिखाई दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह तस्वीर बिहार की राजनीति को हिलाने वाली है, क्योंकि सबको पता है कि पप्पू यादव सीमांचल क्षेत्र की कई जिलों को प्रभावित करते हैं दोस्तों, और तेजस्वी और पप्पू यादव के साथ आने से साफ स्पष्ट हो चुका है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के लिए ये जो सीमांचल का क्षेत्र है वो काफी ज्यादा अब लाभदायक होने वाला है। यहां से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकती है दोस्तों। और पप्पू यादव ने बीते दिन राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान AIMIM को भी साथ में लेने के लिए बोला था दोस्तों। इस पर भी लगातार चर्चा चल रही है, और अगर पप्पू यादव को बड़ी भूमिका में इंडिया गठबंधन में इसी तरीके से रखा जाएगा तो जरूर AIMIM के साथ में भी बातचीत करके सब कुछ शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव सीमांचल क्षेत्र में कम से कम 30 से 35 सीटों को प्रभावित करने वाले नेता है, और इस तरीके से तेजस्वी और पप्पू यादव का साथ आने से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सीमांचल क्षेत्र के अंदर अपना दबदबा दिखाने वाली है दोस्तों। आपको बता दें कि पप्पू यादव से केवल मिले ही नहीं तेजस्वी यादव, बल्कि तेजस्वी और पप्पू यादव एक साथ रोड शो में भी दिखाई दे रहे थे दोस्तों, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मौजूदगी में पप्पू यादव ने क्षेत्र की जनता को संबोधित भी किया है दोस्तों। और कल परसों 2 दिन प्रियंका गांधी भी यहां मौजूद रहेंगी, तो पप्पू यादव तेजस्वी यादव भी साथ में मौजूद रह सकते हैं दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि यह सबसे बड़ी तस्वीर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर है तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी की तैयारियों ने जबरदस्त तरीके का समर्थन जुटाया है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि राजस्थान के नागौर जिले के अंदर वोट कराए गए दोस्तों। यहां पर एक उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वार्ड संख्या 12 में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 7,684 वोट मिले और बीजेपी के उम्मीदवार को 7,336 वोट मिले, और यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने 348 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल कर ली है दोस्तों। पिछली बार यहां पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने जाट समाज के बीच में खोए अपने जन समर्थन को वापस लौटा लिया है दोस्तों, और कुल मिलाकर आने वाले दिनों के चुनाव को लेकर भी बड़े संकेत दिए गए हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर बिहार में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहे इतने जबरदस्त तरीके के समर्थन को लेकर मीडिया वाले दिल्ली में बैठकर चौंक रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को इतना समर्थन कैसे मिल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए मेहनत का ही यह नतीजा है कि राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जबरदस्त तरीके का समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने 16 मार्च से चंपारण से 14 अप्रैल को पटना तक नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का प्रारंभ किया था दोस्तों। पिछले 3 महीनों में कांग्रेस पार्टी ने माई बहन योजना के तहत कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो माई बहन योजना लागू करने का वादा किया जा रहा है उसके पैम्पलेट 50 लाख महिलाओं तक पहुंचा दिए हैं, उसके फॉर्म पहुंचा दिए हैं, और कई जगह कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को अलग अलग चीजें बांटकर भी अपने पार्टी के प्रचार करके अपने साथ में जोड़ा है दोस्तों। और यात्रा की सफलता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिखाई दे रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अभियान के कारण बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दोस्तों सुरक्षा में चूक हुई है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब बाइक से आगे की ओर बढ़ रहे थे दोस्तों, तेजस्वी यादव भी बगल में मौजूद थे और सुरक्षा बल लगातार राहुल गांधी के साथ में चल रहे थे दोस्तों। तब एक व्यक्ति आकर राहुल गांधी के गले लग जाता है, जबरदस्ती राहुल गांधी के गले लग जाता है दोस्तों। इसके बाद आनन फानन में राहुल गांधी बाइक रोकते हैं तो उसके बाद सुरक्षा बल आकर उस व्यक्ति को वहां से हटाकर एक थप्पड़ मारकर दूर कर देता है दोस्तों। इसके बाद बाइक की यात्रा आगे बढ़ जाती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के नजदीक इस तरीके से किसी व्यक्ति का आ जाना यात्रा के दौरान साफ तौर पर उनकी सुरक्षा में भारी चूक है दोस्तों। उनकी दादी से लेकर उनके पिता राजीव गांधी सुरक्षा में चूक के कारण ही आज हमारे बीच में नहीं है दोस्तों, और काफी दुख भरी बात है देश के लिए। ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पूरे मामले पर अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों, जो लोग यात्रा में राहुल गांधी की गाड़ी चला रहे ड्राइवर के ऊपर मामला दर्ज करते हैं कि उन्होंने जानबूझकर सुरक्षा बल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 2 शब्द उनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा को टाइट किया जाना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है दोस्तों। उन्होंने इस पत्र में सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, यानी सपा और अखिलेश यादव पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच की जानी चाहिए, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गृह मंत्री को पत्र में लिखा कि जनपद कौशांबी से चयल की विधायक पूजा पाल इधर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रेस में नजर आ रही है। ये सभी बयान जो वो दे रही है वो असत्य यानी गलत और मर्यादाहीन है। ये बयान भाजपा प्रेरित है और समाजवादी पार्टी के प्रति साजिश का एक अंग है। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया जबकि व्यक्तिगत जीवन में वे संकट में घिरी हुई थी। तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाया और जितवाया। इसके बाद अचानक पूजा पाल जो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में सुरक्षित थी, बीजेपी के संपर्क में आने के बाद अपने जान माल की चिंता जता रही है। दरअसल जैसा स्वयं उन्होंने अपने एक वक्तव्य में माना है कि पिछड़े दलित और मुस्लिमों से जुड़ी पीडीए से दिक्कत होने लगी है, यह उनकी दिक्कत नहीं। बीजेपी पीडीए के आंदोलन से सन 2027 से अपनी हार सुनिश्चित देख रही है, इसलिए अपने षड्यंत्रकारी स्वभाव के अनुकूल पूजा पाल को मोहरा बनाकर समाजवादी पार्टी के प्रति दुष्प्रचार करने में लगी पड़ी है। इस पूरे मामले पर दोस्तों अब समाजवादी पार्टी के नेता ने मांग की है कि अमित शाह को पूरे मामले पर जांच पड़ताल करवानी चाहिए और जो भी रिपोर्ट आए उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पर इस तरीके के उलझुल आरोप लगाकर पार्टी को बदनाम करने वाले नेता के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को जानबूझकर एक साजिश के तहत बदनाम करने के लिए बयान दिलवाए जा रहे हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में पूजा पाल इन दिनों काफी चर्चा में है दोस्तों। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने को लेकर समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद चौतरफा इस बात की चर्चा है कि पूजा पाल का अगला कदम क्या होगा। इस सवाल के बीच प्रयागराज में एक होर्डिंग्स दिखी जिसने धुंधली तस्वीर को थोड़ी सी साफ कर दी है दोस्तों। आपको बता दें कि पति राजू पाल की हत्या के सालों बाद न्याय के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुकी और समाजवादी पार्टी से बाहर निकाली जा चुकी पूजा पाल अब क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि प्रयागराज के धूमनगंज के सुलेम सराय इलाके के अंदर एक होर्डिंग लगी है दोस्तों जिसमें राजनीतिक गलियारों में चर्चा को बढ़ाने जैसा कुछ लिखा हुआ है। आपको बता दें कि इसमें जो जानकारी है दोस्तों उसके अनुसार बीएसपी का पोस्टर है और पूजा पाल को इसमें दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या वो बहुजन समाज पार्टी की ओर जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि पोस्टर अचानक तो लगते नहीं है। जरूर इसके पीछे बहुत सोच विचार किया गया होगा। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि क्योंकि सारी छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ में है, चाहे अपना दल एसओ या फिर सुभाषपा पार्टी या संजय निषाद की पार्टी, तो बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाएगी और आरएलडी भी बीजेपी के साथ चली गई थी दोस्तों। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को हल्के में आंका जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दी दोस्तों, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बात समझ में आ गई है कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वो केवल परिवारवाद वाली पार्टी बन चुकी है और इसीलिए जनता के बीच में इनकी कोई पहुंच नहीं है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि संजय कुमार निषाद ने अपनी पार्टी के अंदर प्रदेश नेतृत्व में बदलाव किया है और घरेलू पार्टी से अब अपनी पुरानी पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। यानी जो कार्यकर्ताओं को पहले वो अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा के बड़े पोस्ट पर भेजा करते थे, इस बीच उन्होंने कई सारे ऐसे कदम उठाए जहां पर पूरी जिम्मेदारी अपनी पार्टी के परिवार के लोगों में बांट दी, अपने बेटे बेटियों को संगठन में जिम्मेदारी दे दी दोस्तों। ऐसे में संजय निषाद ने अब अपने छोटे बेटे और चोरी चोरा सीट से विधायक इंजीनियर सरवन निषाद को प्रदेश प्रभारी के पोस्ट से हटा दिया है दोस्तों। उनकी जगह बाबूराम निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा इसलिए
इसलिए किया जा रहा है ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं में संदेश जाए कि जो संजय निषाद की पार्टी है वो परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। लेकिन सबको पता है दोस्तों कि जब इनका सांसद बेटा है और दूसरा बेटा विधायक है, खुद मंत्री है, तो फिर ये पार्टी एक परिवार के लिए चल रही है, ना कि पूरे निषाद समाज के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि निषाद पार्टी केवल नाम की निषाद पार्टी है, बाकी काम तो संजय निषाद परिवार का हो रहा है केवल, और परिवार की पार्टी है, ना कि किसी जाति की पार्टी है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में है दोस्तों वो ये कि क्या इंडिया अलायंस इस बार एआईएमआईएम के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि लगातार ये खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कई तरीके के फैक्टर पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बिहार में पिछली बार जो मिस्टेक हुआ था उसको हटाकर कुछ नई रणनीति के साथ मैदान में उतरा जा सकता है। और एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने लालू यादव जी को लेटर भी लिखा था। ऐसे में चर्चा तो चल रही है एआईएमआईएम को साथ में लेने की दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई सारे लोग मैदान में उतरे, जिसमें से कई सारे ऐसे लोग भी थे जो अब एआईएमआईएम को इंडिया अलायंस के साथ में लाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से बोला जा रहा है कि आपको अगर 100% मुस्लिम समुदाय का वोट चाहिए तो आप एआईएमआईएम के लोगों को भी साथ में जोड़िए, यानी गठबंधन कीजिए एआईएमआईएम के साथ में। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कई सीटों पर मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएंगे, खासकर जहां पर पिछली बार एआईएमआईएम चुनाव लड़ी थी दोस्तों, लगभग ऐसी 10 सीटें थी जहां पर अच्छी खासी वोट डिवाइड हुआ था। तो ऐसे में किसी भी तरीके के वोट के डिवाइड को रोकने के लिए जरूरी है कि सब साथ में मिलकर चुनाव लड़े। और ये पोस्टर काफी ज्यादा देखे गए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि एआईएमआईएम अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं तो मुस्लिमों का वोट भी नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि ऐतिहासिक यात्रा हो रही है, बीजेपी और चुनाव आयोग की असलियत जनता के सामने उजागर हो गई है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। यानी इससे पहले उन्होंने गया में नरेंद्र मोदी के रैली को लेकर एक बयान दिया था दोस्तों। उसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा था वो स्टेटमेंट था तेजस्वी यादव का कि जुमलों की बारिश होने वाली है, जुमलेबाजी करने के लिए व्यक्ति आ रहे हैं गया जी में मोदी की और निशाना साधते हुए। तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि वो एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि तेजस्वी यादव एक हिम्मत वाले नेता है, वो बेफिजूल की बातें नहीं करते, लेकिन जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को झूठा प्रधानमंत्री बताते हुए खुलकर भाजपा के लोगों को चैलेंज किया है कि उनको जो करना है कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, हम लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं, वहां चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी यानी जो विश्वसनीयता है समाप्त हो चुकी है। लोगों के अधिकारों को बचाने और वोटर के अधिकार की रक्षा करने में पूरी तरीके से चुनाव आयोग फेल हो चुका है। अब इस पूरे मामले पर क्या आप कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर यह खबर है दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर एनडीए गठबंधन में अलग अलग तरीके की गुटबाजियां चल रही है। आपको बता दें कि खबर जबरदस्त दिलचस्प है दोस्तों। दरअसल एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। बीजेपी जेडीयू बराबरी पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि चिराग पासवान की लोजपा 40 सीटों की मांग कर रही है दोस्तों। और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी एनडीए में वापसी करती है तो समीकरण और ज्यादा उलझ जाएंगे। ऐसे में बिहार चुनाव के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में खींचतान लगातार जारी है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड फिर से बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं दोस्तों, बल्कि जेडीयू वापस से अपने पुराने समीकरण के पास जाना चाहती है, यानी जेडीयू 105 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को ज्यादा सीटें दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और इसी को लेकर दोनों में खींचतान चल रही है दोस्तों। चिराग पासवान की पार्टी 40 से कम पे समझौता करने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी मिनिमम 15 सीटें लेंगे दोस्तों, और यह संभव ही नहीं है कि 15 सीटें कहां से लाकर दी जाएंगी, तो समझौता हो पाना काफी मुश्किल है बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में, और इसीलिए खींचतान जारी है दोस्तों। हालांकि मीडिया वाले केवल इंडिया गठबंधन में खींचतान का दावा करते हैं, लेकिन जब एनडीए गठबंधन की बात आती है तो सांप सूंघ जाता है, लेकिन हकीकत सबको पता है। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने के संबंधित जो विधेयक संसद के अंदर पेश कर रही है, विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा सके और क्षेत्रीय दलों के भीतर विद्रोह भड़काया जा सके, उसकी नीयत से यह पूरा कदम उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि यह सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करना चाहती है, क्षेत्रीय दलों पर दबाव बनाना चाहती है और उनके भीतर विद्रोह भड़काना चाहती है। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही
सही कही है। अखिलेश यादव ने तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी का फैक्ट चेक करने का दावा करते हुए रूबिका लियाकत की ओर से फर्जी फैक्ट चेक किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूज 18 की पत्रकार रूबिका लियाकत की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो ट्वीट करके राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक किया गया था। दोस्तों इसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने जो बातें बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गलत है। इस पूरे मामले पर दोस्तों जब आरोप लगाए गए और NBDSA में शिकायत की गई तो उसके बाद न्यूज 18 वाले कह रहे हैं कि उनका इरादा राहुल गांधी के बयान का फैक्ट चेक करना नहीं था। यानी 7 तारीख को राहुल गांधी एक बयान देते हैं दोस्तों और प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद न्यूज 18 वाले तथाकथित फैक्ट चेक करते हैं जिसमें फैक्ट नहीं है और ना ही कोई चेक है, केवल प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जब शिकायत हुई है तो आप पलटी मार रहे हैं। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों ये जो पलटी मार गोदी मीडिया देश के अंदर चल रही है, इसी के साथ में एक खबर ने पूरे देश के लोगों को पूरी तरीके से दहला दिया दोस्तों। वो खबर है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर एक महिला को दहेज के केस में जलाकर मार देने से जुड़ा हुआ इस व्यक्ति का नाम, जिस पर आरोप लगा है अपनी पत्नी को जलाकर मारने का, दोस्तों उसका नाम विपिन भाटी बताया जा रहा है। जब उसकी गिरफ्तारी हुई है दोस्तों तो पता लगा कि इसकी तस्वीर, इसकी जो गाड़ियों के ऊपर झंडा लगा हुआ है दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों ने ये सारी खबरें अब जनता के बीच शेयर करते हुए कहा कि इतने बड़े कांड के जब मामले सामने आते हैं तो उसमें बीजेपी से जुड़ा हुआ ही नेता क्यों निकलकर सामने आता है? क्या ये भाजपा के संस्कार है? जो भी आपकी राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को लेकर गोदी मीडिया में माहौल बनाया जाता है कि राहुल गांधी 24 घंटे 7 दिन पॉलिटिक्स नहीं करते, यानी परमानेंट पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि कभी कभार पॉलिटिक्स करते हैं। दोस्तों उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा तब लगा जब राहुल गांधी बीते दिन बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद जब शाम को वापस दिल्ली लौटते हैं तो उन्होंने दिल्ली में आकर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी नए पदाधिकारियों से मुलाकात की है दोस्तों। और ये मुलाकात राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संगठन का विस्तार किया था और लगातार कोई ना कोई संगठन का व्यक्ति, किसी ना किसी संगठन विस्तार वाला व्यक्ति यहां पर आकर राहुल गांधी से लगातार उनके कार्यालय में मुलाकात कर रहा है। दोस्तों इंदिरा भवन आजकल सबसे ज्यादा बिजी पॉलिटिकल सेंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करने से पहले इन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ को लेकर दावा किया जाता है कि कमलनाथ राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हो गए हैं तो अब वो कांग्रेस पार्टी से कन्नी काटते हैं। बल्कि सोनिया गांधी के टाइम में उनकी बड़ी भूमिका होती थी, लेकिन अब राहुल गांधी के टाइम में साइडलाइन कर दिया गया है। इस तरीके की तमाम तरीके की अफवाहें भी एक बार फिर से फेल साबित हुई है। दोस्तों खबर यह है कि कमलनाथ की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए अपना कमेंट दिया गया। दोस्तों इसमें कमलनाथ कहते हैं द लीडर, यानी राहुल गांधी की बाइक के ऊपर चलने वाली तस्वीर को शेयर करते हुए लीडर लिखते हैं दोस्तों, यानी कमलनाथ भी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। इसके बावजूद जो लोग अफवाह फैलाते हैं वे लोग अभी भी नहीं मानेंगे दोस्तों, और कमलनाथ को भाजपा के खिलाफ बताने की कोशिश करेंगे। इन लोगों के बारे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर 8 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए गए एक सप्ताह में नरेंद्र मोदी के विज्ञापन करने के लिए, यानी गुजरात सरकार का पैसा जमकर मोदी के प्रचार में लुटाया गया। दोस्तों केंद्र की सरकार और कम से कम 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। इस हिसाब से आप लोग पता लगा लीजिए कि कितना खर्चा बीजेपी कर रही है नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाने के लिए, प्रचार करने के लिए। दोस्तों तेल चाहे 1000 रुपए का हो जाए, चाहे जीएसटी 200% बढ़ा दिया जाए, लेकिन विज्ञापन नहीं रुकना चाहिए। नरेंद्र मोदी को अपने छवि की ज्यादा परवाह है दोस्तों, इसीलिए जमकर प्रचार चल रहा है, जमकर पैसे लुटाए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि 8-8 करोड़ रुपए एक सप्ताह में मात्र विज्ञापन के लिए खर्च कर देना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि राजनीतिक दिवालियेपन का एक एग्जांपल है दोस्तों, जहां पर जो पैसा होता है सरकार का उसे सुचिता पूर्वक सही से खर्च किया जाता है। जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए। किसी अवेयरनेस प्रोग्राम में अगर खर्च हो रहा है तो भी बात सही है दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल मोदी के प्रचार में पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और सोचिए गुजरात में मोदी के प्रचार की क्या जरूरत है दोस्तों, जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मोदी प्रचार करने के लिए गुजरात जा सकते हैं, लेकिन गुजरात में मुख्यमंत्री की छोटी और नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर लगाकर ऐसे पोस्ट किया जाता है सरकारी प्रचार। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और एक तरीके से मुख्यमंत्री भी होंगे तब भी इतना पैसा खर्च करना उनको अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का सीधा सीधा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा उदाहरण, तो लिखकर जरूर बताएगा। जबकि सोशल मीडिया के दौर में 2-4 छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी जारी करके प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इतने करोड़ रुपए बैनर पोस्टर छपा कर दोस्तों कहीं ना कहीं जनता के पैसे को मजाक की तरह उड़ाया जा रहा है, मजाक में उड़ाया जा रहा है। इसी के साथ में कर्नाटका में जेल से बाहर निकलने के बाद बीजेपी को शिकस्त देने वाले कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आजकल बिहार में है दोस्तों। बिहार में राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ चाय पर चर्चा की है दोस्तों। इस दौरान डीके शिव कुमार तस्वीर शेयर करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा मेरे भाई तेजस्वी यादव से बातचीत करके, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री से बात करके। महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और वोट चोरी के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोले हुए हैं, और कई सारी बातें, कई सारी चर्चा दोनों के बीच में हुई होगी दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि डीके शिव कुमार ऐसे नेता है जिन्होंने
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटका में जोरदार शिकस्त दिया था, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ये प्रोटेस्ट हुआ था। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जरूर उनसे कुछ सीखने को मिलेगा तेजस्वी यादव को, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने अधीक्षक अभियंता यानी जो बिजली अधिकारी है दोस्तों, इंजीनियर है, उनके दफ्तर में जाकर मारपीट की थी, जूतों से पीटा गया था। घटना के बाद पुलिस ने मुन्ना बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया। दोस्तों बीजेपी के नेता को घसीट कर ले जाया गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जब सवाल खड़े हुए और बीजेपी सरकार में तथा कथित लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब सवाल पूछा गया दोस्तों, तब जाकर यह बड़ा एक्शन हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि यह एक्शन और ज्यादा तगड़ा होना चाहिए और बीजेपी के नेता को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर कोई भी इस तरीके की हरकतें ना करे, दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल अभी भी लगातार उठते रहेंगे, तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ में योगेंद्र यादव बोले, कहा चुनाव आयोग का अद्भुत दावा है, बिहार में 98.2% वोटर अपने दस्तावेज जमा करवा चुके हैं। ईसीआई ने रिलीज किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम और दावा किया है कि 98.2% के आसपास जो मतदाता थे बिहार के अंदर, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। कृपया इस दावे को किसी भी गांव मोहल्ले या बीएलओ से चेक करे, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, सच रिप्लाई में लिखे। इसके बाद अब लोगों से डेटा मांगा जा रहा है। दोस्तों जो भी आपकी राय, अगर आप भी मानते हैं कि यह काफी गंभीर मामला है, क्योंकि अचानक से यह बोल देना कि 98% लोगों ने डॉक्यूमेंट दे दिया है, जबकि इससे पहले कुछ ही लोग थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था, केवल फॉर्म लोगों के जुटाए गए थे, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए गए थे, और अब यह दावा किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद की प्रस्तावित महारैली को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। दोस्तों दरअसल हुआ यह कि उत्तर प्रदेश के अंदर इमरान मसूद ने सीधे तौर पर सरकार और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। दोस्तों उन्होंने कहा कि कानून मानने वाले हम लोग हैं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो अपने कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलने दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने सभी सीसीटीवी और दस्तावेज मांगे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अचानक नियम को बदल डाला और अब हमको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा। हम लोग चुनाव आयोग के द्वारा जो जवाब नहीं मिल पा रहा सही से, उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नेताओं को इस तरीके से रोके जाना और बाद में मीडिया में माहौल बनवाना कि विपक्ष के लोग तो प्रोटेस्ट ही नहीं करते, विपक्ष के लोग तो जमीनी स्तर पर राजनीति नहीं करते, तो उन लोगों के लिए ये एग्जाम्पल है। देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी के सांसद तक को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।